Hello to all my dear learners. So welcome to your own YouTube channel, Unacademy Gate CCH and Unacademy Accord. My dear friend, today I have with a special guest, Vardhan Goyal, who has secured All India rank 51 in GATE 2022. So Vardhan is an all-time YouTube student of the Unacademy Gate CCH channel. So first of all, Vardhan, welcome to this channel and मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप भी पहली बार इस चैनल पे आ रहे हो तो यू आर एक्साइटेड बिकॉज आप इस चैनल से 2 साल से तैयारी में लगे हुए थे एंड नाउ यू हैव अचीव दिस रैंक। तो वर्धन, मैं पहले चाहूंगा कि आप अपने बारे में अपने जूनियर्स को, अपने साथ वालों को बताओ कि हाउ व्हाट इज योर बैकग्राउंड और आपने इस लेवल पे पहुंचने के लिए क्या क्या एफर्ट लगाया। थैंक यू सर, इतना अच्छा वेलकम देने के लिए। एंड मैंने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से करी थी एंड मैं दिल्ली रेजिडेंट ही हूँ। लास्ट ईयर में पास आउट हुआ था। ये मेरा जो गेट का अटेम्प्ट है ये सेकंड अटेम्प्ट है। जो फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा वो फाइनल ईयर के साथ था जिसमें मेरी 278 रैंक आई थी एंड ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है जिसमें मेरी 51 रैंक आई है। एंड जो लास्ट ईयर रैंक आई थी उसमें मैंने फिर उस रैंक के बेसिस पे मैंने आईआईटी दिल्ली में एडमिशन लिया था एमटेक में, एनवायरमेंटल साइंस में। बट गेट के प्रिपरेशन के साथ साथ वो मेरे से फर्स्ट सेमेस्टर के बाद हैंडल नहीं हुआ तो वो मैंने ड्रॉप कर दिया था और अब फिर मेरा फुल फोकस जनवरी फरवरी में गेट ही था एंड अब ये रैंक अचीव करी है मैंने। क्वाइट टू यार, मतलब एक बहुत अच्छा होता है कि यार इट्स नॉट दैट इजी कि इफ यू आर गेटिंग अ रैंक विद इन 100, आपने एक एडमिशन ले लिया है एमटेक में एंड देन यू आर टेकिंग अ ड्रॉप फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट, तो एक वो टफ डिसीजन होता है लाइफ का। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपके लिए भी वो टफ डिसीजन हुआ होगा जब आपने वो ड्रॉप करने का लिया होगा वंस यू स्टार्टेड द प्रिपरेशन। तो यस, वो डिसीजन हमें लेना पड़ता है। अच्छा, सेकंड पॉइंट मैं ये बोलूंगा कि जैसा कि अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, दे आर स्कोरिंग द रैंक विद इन 300, 400, 500, 600 and they will be trying to get the MTech, right? PSU मैं बात की बात करूंगा आपसे, ठीक है, लेकिन मैं एमटेक के लिए पहले बात करूंगा कि तो फिर आपका क्या एडवाइस है कि मतलब क्योंकि आपने वो एक्सपीरियंस किया है, आपने ज्वाइन करके एक्सपीरियंस किया और आपने लेफ्ट किया है, राइट? तो आपका क्या एक्सपीरियंस, मतलब क्या चैलेंजेस आपने फेस किए जिसके कारण आपको एमटेक क्विट करना पड़ा और फुल्ली फोकस आपको इसके लिए देना पड़ गया? सर मैं ये मानता हूँ कि एक इंडिविजुअल पे, ये वैसे तो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। लाइक मेरे बैचमेट्स एमटेक के थे, उन लोगों ने साथ में प्रिपरेशन भी कंटिन्यू रखी और एमटेक भी कंटिन्यू रखी है, बट मेरे से ये प्रेशर हैंडल नहीं हो पाया था। लाइक मैं थोड़ा सा मतलब ये आ गया था कि मतलब ऑब्वियसली सर आपने सही कहा कि बहुत मुश्किल था डिसीजन लेना कि ड्रॉप करूं या ना करूं। तो आई गेस इंडिविजुअल पे उन्हें खुद को अपने से पूछना चाहिए कि क्या मैं हैंडल कर सकता हूँ ये दोनों चीजें एक साथ। क्योंकि सर वहाँ पे ऐसा नहीं है कि एमटेक अगर हम आईआईटी से कर रहे हैं, स्टेट से कर रहे हैं तो अलग बात है, पर आईआईटी से कर रहे हैं तो सर फोकस देना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे रिसर्च भी करनी पड़ती है, टर्म पेपर भी हमें देने पड़ते हैं हर सब्जेक्ट के। सर मेहनत तो लगती है वहाँ पे। तो एक ऐसा नहीं होगा कि सर जैसे बीटेक हम देखते हैं कि थोड़ा इजिली निकल जाती है, बीटेक में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, पर सर एमटेक ऐसा नहीं है, एमटेक मेहनत मांगती है। और अगर हम गेट के साथ साथ या अपनी किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन के साथ साथ कर रहे हैं तो सर थोड़ा वो तो करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, जो कि मुझसे नहीं हो पाया था ऑनेस्टली। तो एंड आईआईटी अगर किसी दिल्ली को में हो जब पाता है आप तो कर आई रहे थे, थिंक। जब आईआईटी दिल्ली से आप एमटेक कर रहे थे, तो आप अगर सारे काम करने के बाद भी आपको पर डे कितने आवर्स का टाइम मिल जा रहा था सेल्फ स्टडी के लिए? सर एक्चुअली आप ये कह सकते हैं मैं थोड़ा सा लकी भी निकला था क्योंकि ऑनलाइन सेमेस्टर निकला था। पर हाँ, तो काम तो करना पड़ता था, ऐसा नहीं था कि सर ऑनलाइन में काम नहीं करना पड़ा था। फिर भी सर 3 से 4 घंटे मिल जाते थे अपने मतलब आप पढ़ने पर के डे लिए। 4 आवर्स से मैक्सिमम आप नहीं निकाल पाते थे अपने प्रिपरेशन को लेके? हाँ ओके, एज यू टोल्ड कि आप प्रॉपरली इस चैनल से जुड़े हो, मैं जानना चाहूंगा कि इस चैनल के बारे में आपको कैसे पता चला, राइट? एंड अनअकैडमी गेट सीसीएच में व्हाट आर द फैकल्टीज यू फॉलोड फॉर द डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो आज आप मतलब as we all know that when we get the success we tell the educators yes sir we followed your subjects and these are the things जो हमें मदद किया इस लेवल पे लाने के लिए। So it just a credit to the educators जिन्होंने आपको पढ़ाया। Over to you. सर, सर मैंने इतना अनअकैडमी अकाउंट को फॉलो नहीं किया जितना मैंने इस चैनल को फॉलो किया था, अनअकैडमी गेट सीसीएच। और इसमें सर सबसे ज्यादा मतलब मैंने आपके सब्जेक्ट्स देखे थे और चेतन सर के सब्जेक्ट्स देखे थे। लाइक सोम आपके आपसे प्लास्टिक एनालिसिस देखा था। लाइक स्किल में ये था मेरा कि प्लास्टिक एनालिसिस मैंने पढ़ लिया था, बाकी पार्ट में कनेक्शन पढ़ लिया था, बाकी पार्ट छोड़ दिया था क्योंकि गेट में पिछले आई गेस 2004 से कोई सवाल आया नहीं था। आरसीसी में भी सर डिजाइनिंग वाले पार्ट मैंने छोड़ दिए थे।
तो जितने मेरे से मैंने क्षितिज सर से मैंने ट्रांसपोर्टेशन पढ़े थे और मृगांक सर से फ्लूइड ओसीएफ पढ़ा था। तो सर मैंने हर एजुकेटर से कोई ना कोई सब्जेक्ट मेरा कनेक्टेड रहा ही है। ऐसा कोई एजुकेटर नहीं होगा जिससे मैंने कोई सब्जेक्ट ऐसा ना टच में ना रहा हो। और क्रैश कोर्स तो मैंने सारे ही देखे थे, क्रैश कोर्स एंड क्विक रिवीजन कोर्स। सो क्रैश कोर्स कैसा लगा? मतलब देखो क्रैश कोर्स तो ऐसे हर चैनल पे होता है, राइट? लेकिन वाज इट मतलब ऐसा हम बोल सकते हैं क्या कि इस चैनल पे, क्योंकि देखो हमने अपने एजुकेट चैनल्स पे एजुकेटर्स को बहुत क्लियर एक इंस्ट्रक्शन दिया था कि यार देखो क्रैश कोर्स तो हम करा रहे हैं, लेकिन न्यूमेरिकल प्रैक्टिस में कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एट द एंड आप जब गेट एग्जाम लिख रहे हो आप कंटेंट कम भी करते हो ना, लेकिन न्यूमेरिकल प्रैक्टिस में अगर प्रॉब्लम हो गया ना तो बच्चा वहां सवाल नहीं बना पाएगा। तो इवन दोज हु अटेंडेड द सेशन उसका कोई मतलब नहीं है। तो आपको क्या लगा? मतलब देखो ये मेरे वर्ड्स है, जो ये मुझे लगता है, जो मैंने ट्राई किया था लास्ट ईयर, राइट? इस बारे में हमारी बात भी नहीं हुई, तो मैं चाहूंगा कि ये आप अपने सेंस बोलो कि आपको कैसा लगा था ये पार्ट। सर एक्चुअली क्रैश कोर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा था एक्चुअली, मैं आपको बताऊँ क्योंकि है ना आपने सही बोला, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के साथ-साथ हुआ, ऐसा नहीं कि क्रैश कोर्स के नाम पे सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़ा दी गई। एंड सबसे अच्छी बात ये थी कि ज़्यादातर टीचर्स ने अपने क्रैश कोर्स की शुरुआत में ये बोल दिया था कि अगर कोई फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहा है, वो भी गेट में डिसेंट मार्क्स ले आएगा। ऑब्वियसली सर वो 90 या 100, 90 प्लस 80 प्लस पे कम्पीट नहीं कर सकता, पर हाँ एक डिसेंट मार्क्स ला सकता है कि उसको कॉन्फिडेंस आ सके कि मैं अगले अगर इस बार मैं क्रैश कोर्स करके अगले साल कॉम्प्रिहेंसिव करूँगा, तो मैं आराम से अगले साल अच्छी रैंक ला सकता हूँ। सबसे अच्छी बात ये थी इस क्रैश कोर्स की। एंड मेरे लिए ये और ज़्यादा बेनिफिट इसलिए था क्योंकि सर 2021 में जैसे मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, मेरा सारा कोर्स ऑलरेडी हो चुका था। मुझे सिर्फ एक ब्रश अप की ज़रूरत थी। तो 2022 में वो ब्रश अप ही चाहिए था मुझे, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स सर दोबारा करने की ऐसी नीड नहीं थी। क्रैश कोर्स और क्विक रिविजन ही मेगा मैराथन ही मोस्ट यस, मतलब जैसा कि बेस्ट हम लोग था। हमेशा बोलते हैं कि यार देखो क्रैश कोर्स फायदा जनरली उनको करता है जो एक बार कंटेंट को कवर किए हुए, हुँ, राइट? क्योंकि हुँ। पॉइंट क्या होता है कि क्रैश कोर्स में थोड़ा स्पीड भी हम लेके चलते हैं, और वो बच्चे जो एक बार कवर किए हुए उनको जब वो कोर्स तेजी से पढ़ लेते हैं तो उनको प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर आप हुँ, वही चीज पहली बार पढ़ रहे हो, राइट, फर्स्ट टाइम यू लर्निंग दोस थिंग्स, तो ऑब्वियसली बात है आपको पूरा चीज 100% समझ में नहीं आता है, एंड दैट इज वेयर द एग्ज़ैक्टली, प्रॉब्लम लाइज। तो आप यस। अगर मतलब अगर जो बच्चे पहली बार दे रहे हैं, मैं दो पार्ट में आपको लेके चलूंगा रिगार्डिंग द गाइडेंस पार्ट फ्रॉम योर साइड टू योर जूनियर्स या आपके दोस्त, कि अगर जो बच्चे पहली बार गेट दे रहे हैं या पहली बार ईएससी को टारगेट कर रहे हैं, तो उनको अपना प्रिपरेशन कब शुरू करना चाहिए। सेकंड, जो बच्चे इस साल गेट लिखे पास आउट होंगे, राइट, और अगले साल गेट लिखे होंगे, उनकी क्या स्ट्रैटेजी होगी, दोनों को थोड़ा आप अगर बता पाओ, क्योंकि आपने दोनों फेज प्रिपेयर किया है। आपने फोर्थ ईयर में भी आपने 278 रैंक स्कोर किया है गेट में, और ये आपका सेकंड अटेम्प्ट था जिसमें आपने 51 स्कोर किया है। तो मैं दोनों फेज में आपसे पूछना चाहूंगा। सर जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट है, जो पहली बार लिखेगा, मेरे हिसाब से अगर वो बिल्कुल सीरियस है, तो सर 1 साल इनफ है। अगर लेकिन हाँ, 1 साल मतलब कि जनवरी से बिल्कुल लग जाना है। ऐसा नहीं कि कि मई से लग रहा है। मेरे हिसाब से, मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि जनवरी से लग जाना है। और अगर कोई जैसे अब जो पास आउट हो रहे हैं, उन्हें भी सर मैं यही कहूँगा कि चाहे हमने कितनी भी अच्छी रैंक करी हो, सर मार्च 1 महीने का ब्रेक चलता है, ठीक है, हमने इतना पढ़ा है, जैसे मान लीजिए मेरा जैसे 278 के बाद मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था, तो मैंने मार्च या और मई अप्रैल तक ब्रेक लिया था। लेकिन सर उसके बाद मैंने फिर से प्रिपरेशन कर दी थी, क्योंकि सर कोई ना कोई कमी ऑब्वियसली रही थी, इसलिए 278 आई है रैंक। तो उसी को ही इस बार बस चेंज मैं ये लाया था अपने में कि इस बार मैंने टेस्ट सीरीज़ बहुत सारी करी थी। मैंने टेस्ट सीरीज़ बहुत सारी लगाई थी, क्योंकि मेरे पास सर खुद से पढ़ने के लिए कुछ नहीं था। नोट्स बार-बार देख के मतलब हम इंजीनियर्स हैं सर, हमें नोट्स पढ़ने में इतना मज़ा नहीं आता है, थ्योरी पढ़ने में। हमें सॉल्व करने में आता है, और टेस्ट सीरीज़ सबसे अच्छी इसलिए थी कि वो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी करा रही थी और एक कॉम्पिटिशन भी बिल्ड कर रही थी स्टूडेंट्स के बीच। तो मेरे इस बार मेरा सबसे बड़ा चेंज यही था कि सर मैंने टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़्यादा करी। गुड। तो अनअकैडमी के टेस्ट सीरीज को यूज किया था क्या? यस सर। ओके, गुड। तो जैसा कि हमने एआईएमटी भी ले आए थे आप लोग के लिए, जहाँ पे एमएसक्यू यस एमसीक्यू सर। एनएटी का कंबाइंड टेस्ट रखा था। तो टेस्ट जी। सीरीज की बात उठी है, तो मैं टेस्ट सीरीज पे सवाल पूछना चाहूंगा कि जब आपने टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया था तब आपका क्या स्कोर रह रहा था, और जब टेस्ट सीरीज आपका एंड होने पे आ गया स्कोर क्या रहा था? एक ये पार्ट। सेकंड, कि जब आप टेस्ट सीरीज लिखते हो तो डीमोटिवेशन बहुत आता है, क्योंकि किसी में नंबर आता है किसी में नंबर नहीं आता है। तो आप उस पर क्या, किस तरीके से आपने उसको हैंडल किया? सर जो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका कि मेरे मार्क्स की वेरिएशन क्या थी? सर एक तो होते हैं सब्जेक्ट वाइज़ टेस्ट। उनमें तो सर फ्लक्चुएशन रहती है हमेशा। उसमें कभी ये नहीं हो सकता कि आपके हमेशा ही पूरे आ रहे हैं, हमेशा ही खराब आ रहे हैं। क्योंकि फुल सिलेबस टेस्ट एकदम बैलेंस रहता है। आपका कोई सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है, कोई सब्जेक्ट वीक होता है, तो उसमें बैलेंस रहता है। तो सर अगर हम फुल सिलेबस टेस्ट की बात करें, तो उसमें मेरे सर
मेरे 60 बिलो तो मार्क्स नहीं आए इस वाले अटेम्प्ट में, जो मैंने सेकंड अटेम्प्ट दिया है। जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट लास्ट ईयर का अटेम्प्ट था उसमें सर मेरे 40 नंबर 50 नंबर भी आ चुके हैं। पर इस बार जो मैंने अटेम्प्ट दिए हैं उसमें मेरे 60 बिलो नहीं आए हैं और मैक्सिमम मेरे सर 80 भी गए हैं। तो मेरे इसमें वेरिएशन ऐसी रहती थी, 60 टू 80 वेरी करते थे। एवरेज अगर मैं आपको बताऊं तो आप 70 मान सकते हो कि मेरी इतनी एवरेज रहती थी टेस्ट सीरीज में मार्क्स की। एंड सेकंड थिंग आपका था, सेकंड क्वेश्चन क्या था सर, मैं भूल गया। सेकंड क्वेश्चन ये था कि जब टेस्ट सीरीज में नंबर नहीं आते थे या नंबर ओके डाउन होते थे, तो वो जो फेस था, वो जो डाउन फेस होता था, उसको हैंडल कैसे करते थे? सर मैं यही सोचता था कि जब जैसे मेरे जब मेरे कम नंबर आते थे सर, एक्चुअली मेरे साथ अच्छी चीज क्या थी कि मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ थे। लाइक मेरा जो फ्रेंड सर्कल है वो भी इसी चीज की तैयारी कर रहा है। तो हमारा क्या था, हम डाउट भी एक दूसरे को मोटिवेट भी इसी तरह करते थे। थोड़ा सा आपको पता है सर, फ्रेंड्स आपस में बात करके एक दूसरे को, जैसे सर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, जो 25 नंबर का एक टेस्ट होता है उसमें मेरे स्टील का एक टेस्ट था, उसमें मेरे 2 नंबर भी आ चुके हैं, इसी बार की बात है ये। 25 में से 2 सर, उस टाइम काफी बुरा भी लगा था। तो सर आपस में बात करके एक दूसरे को समझा के हो जाता है सर। मतलब अगर फ्रेंड साथ में कोई ना कोई बात करने के लिए है तो सर हो फ्रेंड जाता है आराम साथ से में या कोई मोटिवेशन। मेंटर साथ में, जैसा कि हम लोग हमेशा कोई बोलते मेंटर हैं, साथ में हो तो सर हो जाता है आप आराम लोग से। के लिए हम लोग हमेशा खड़े हैं, राइट? वी आर एज अ मेंटर अवेलेबल फॉर यू ऑल, राइट? एंड डे बाय डे मतलब हम लोग कोशिश करते हैं, मंथ बाय मंथ कुछ मोटिवेशन सेशन आप लोग लेते रहें, ताकि वो यस सर। आपको थोड़ा सा डिमोरलाइज हो गया, थोड़ा सही हो सको, अगर डिमोरलाइज आप हो तो, राइट? सो दैट इज वन पार्ट। चलो, एक तो ये हो गया कि आपने लास्ट ईयर भी दिया था, इस बार भी दिया था। तो जैसा कि आपने बोला कि नोट्स पढ़ने का जील नहीं आता, मतलब ये नहीं मन होता कि वापस से वही चीज बार बार पढ़ते रहो, तो यस सर। रिवीजन को किस तरीके से आपने हैंडल किया था? मतलब क्योंकि एज द कंटेंट इज सो लार्ज, राइट, तो रिवीजन करना प्रॉपर तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वन ऑफ द वे दैट यू अडॉप्टेड इज द टेस्ट सीरीज, राइट? एंड हाउ यू मैनेज टू रिवाइज ऑल द कंटेंट? सर मैंने जैसे एक प्लान बना रखा था कि एक बार फुल, जैसे जैसे मैंने सेकंड टाइम जब प्रिपरेशन करी थी तो अप्रैल मई के आसपास मैंने फुल नोट्स पढ़े थे। उसके बाद मैंने जनवरी तक फुल नोट्स नहीं पढ़े, मैंने शॉर्ट नोट्स अपने प्रिपेयर कर लिए थे और वो शॉर्ट नोट्स इस तरह बनाए थे कि वो फुल नोट्स को पूरा समराइज कर दे, कोई पॉइंट ना छोड़े। ऑल्दो टेस्ट सीरीज में फिर भी नए पॉइंट्स आते थे, उन्हें अलग से नोट डाउन कर लिया। तो सबसे बेस्ट तरीका तो रिविजन का शॉर्ट नोट्स है। और सर शॉर्ट नोट्स मेरे ऐसे थे कि मैं एक तरह से पूरी सिविल इंजीनियरिंग अपनी कम से कम 4 घंटे में रिवाइज कर लेता था। शॉर्ट नोट्स मैंने इस तरह बना रखे थे, लाइक गेट से एक दिन पहले मैंने जब शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने बैठा तो मुझे मैक्सिमम 4 आवर्स लगे थे और मेरी पूरी सिविल इंजीनियरिंग मुझे रिवाइज हो गई थी, इंक्लूडिंग रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स। तो सबसे बेस्ट तरीका रिविजन का शॉर्ट नोट्स और टेस्ट सीरीज। ओके, टेस्ट सीरीज एंड द शॉर्ट नोट्स। सो आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस पे कितना फोकस किए थे? क्योंकि एज वी नो गेट इज मोस्टली न्यूमेरिकल ओरिएंटेड, ऑल्दो विद द कमिंग एमएसक्यू एंड ऑल थ्योरी पार्ट का भी इंपॉर्टेंस होने लग गया है, राइट? बट मेन चीज आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस है। तो क्वेश्चन के लिए क्या सिर्फ गेट, आपने गेट के पीवाईक्यू लगाए कि ईएससी के भी आपने लगाए थे? हाँ सर, मैंने गेट और ईएससी के पीवाईक्यू दोनों के लगा रखे हैं। पर हाँ, गेट के मैंने कम से कम 4 बार लगा रखे हैं पीवाईक्यू। तो उससे क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आता है गेट के पीवाईक्यू करने से। ओके, और सबसे ज्यादा मतलब जो नॉलेज गेट के पीवाईक्यू, क्योंकि टेस्ट सीरीज सर एक लेवल हमेशा ऊपर ही रहती है। चाहे हम कोई सा भी सब्जेक्ट लेवल देखें या फुल सिलेबस देखें, वो हमेशा एक लेवल। तो हमें उस लेवल पे आने के लिए एक बार गेट पीवाईक्यू लगाने पड़ते हैं कि हाँ इतना भी मुश्किल नहीं आता कॉन्फिडेंस लाने के लिए। तो कम से कम मेरे हिसाब से तो गेट गेट प्रीवियस ईयर हमें कम से कम 3 से 4 बार लगाने चाहिए। ट्रू ट्रू ट्रू। तो मेरे दोस्त, अभी जैसे आप आईटी दिल्ली में, कुछ सवाल हैं बच्चों के कि व्हाट आर द बेस्ट ब्रांचेस दैट वी कैन गेट फ्रॉम आईटी दिल्ली इफ दे आर डूइंग द एमटेक, राइट? अगर वो आईटी दिल्ली से एमटेक करना चाहेंगे तो उनके पास कौन कौन से बेस्ट ब्रांचेस होंगे? और सेकेंडली की कट ऑफ, क्योंकि आपने लास्ट ईयर दिया होगा तो आपके पास कट ऑफ के ऑप्शंस आए होंगे, तो लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या रहा था उन सब में? सर एक्चुअली जब मुझे लास्ट ईयर एडमिशन लेना था तो मैंने आईआईटी दिल्ली के ही सीनियर से बात करी थी कि कौन सी बेस्ट ब्रांच रहेगी। तो उन्होंने एक मुझे बताई थी कि स्ट्रक्चर तो वैसे बेस्ट रहती है, पर सर स्ट्रक्चर में मेरा स्टील और आरसीसी वाला पोर्शन थोड़ा सा वीक है। वो मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है। तो मैंने स्ट्रक्चर को ड्रॉप करके एक कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट बताई थी मेरे को सीनियर्स ने ब्रांच, कि वो बहुत अच्छी ब्रांच है। एंड प्लेसमेंट वाइज भी और थोड़ा मतलब उसमें पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है। सर मेरा एम तो वही था लेने का। लेकिन सर मेरे लास्ट कोप के लास्ट राउंड तक मुझे वो ब्रांच मिली नहीं। मेरे को कोप के लास्ट राउंड तक मुझे मिल रही थी एनवायरमेंट, जियोटेक और ट्रांसपोर्टेशन। तो सर मैंने एनवायरमेंट ही ले ली थी, क्योंकि मेरे साथ जो मेरा फ्रेंड है जो मैं आपको बता रहा था उसको भी एनवायरमेंट ही मिल रही थी। तो मैं सोचा इसमें भी हम साथ ही कर लेंगे तो बहुत ईजी रहेगा। तो ओके, मेरे टर्म पेपर वगैरह में हमेशा वही मेरे साथ था, तो कंफर्टेबल आपका इस वजह से। गेट स्कोर लास्ट ईयर क्या था? गेट स्कोर मेरा 818। 818। तो यस। आप 818 पे बोल रहे हो कि कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट और स्ट्रक्चर चला गया था? हाँ, वो मेरे को लास्ट राउंड तक नहीं मिली थी। स्पॉट राउंड में मिलती या नहीं मिलती आई डोंट नो, मैंने रिस्क नहीं लिया, इसलिए मैंने एनवायरमेंट अपनी लॉक कर दी थी।
ओके एंड जियोटेक ट्रांसपोर्टेशन एंड एनवायरनमेंट, राइट, ये किस रैंक तक आपका, मतलब किस स्कोर तक गया था लास्ट? लाइक सर जियोटेक जैसे मेरे दूसरे फ्रेंड को मिला था, उसकी रैंक लास्ट टाइम 769 थी। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि अगर उसकी 769 थी और उसे लास्ट राउंड में जियोटेक और एनवायरनमेंट मिल रहे थे, तो तो मोस्ट कितनी तो प्रोबेबली गई ही गई इसका होगी। गेट स्कोर रफली 700 के अराउंड होगा, 720। 700 के अराउंड था। हाँ, यस। तो अगर वो इतना स्कोर कर रहा है, तो जैसे कि आपने बोला कि आईटी दिल्ली में बेस्ट ब्रांच कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड स्ट्रक्चर को माना जाता है, एंड दैट यस टू सर। वो फिल हो जाते हैं विद इन 250 रैंक, राइट। मतलब मैं स्कोर के टर्म से बात करूं तो अराउंड 850 स्कोर में ये खत्म हो जाता है। 850। यस। एंड देन आपका जियोटेक बचता है, ट्रांसपोर्टेशन एनवायरनमेंट, जो आप 700 तक भी आपको मिल जाता है लास्ट राउंड तक, मिल सकता राइट। है। सो दिस इज यस। वन ऑफ द ऑप्शन। तो प्लेसमेंट वाइज अगर मैं बात करूं तो ये स्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का प्लेसमेंट तो बढ़िया है ही, लेकिन व्हाट अबाउट द प्लेसमेंट फॉर द एनवायरमेंटल, जियोटेक एंड दिस ट्रांसपोर्टेशन? सर एक्चुअली मैं आज तक आईआईटी दिल्ली विजिट नहीं करी है, क्योंकि मेरा तब से ऑनलाइन ही चल रहा था। तो ऐसे हमें कोई प्लेसमेंट के बारे में पता नहीं चला, पर हाँ जितना सर सुनते हैं तो वो तो नेगेटिव बातें ही सुनते हैं कि नहीं होती यहाँ पे, स्ट्रक्चर और सीटीएम ही सारी प्लेसमेंट होती है, यहाँ पे नहीं होती एनवायरमेंट वगैरह की। तो यू आर सेइंग कि यही बस सुनने में आ रहा स्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का ही प्लेसमेंट है, एंड बाकियों का है। प्लेसमेंट मतलब आपके अनुसार अभी जैसा आपने सुना है वैसा कोई हाँ खास प्लेसमेंट नहीं? बाकी रियल एक्सपोजर सर मुझे आज तक नहीं मिला, क्योंकि मैंने आज तक कॉलेज अपना यही विजिट नहीं ही है नहीं तो किया। वो पता कहाँ चलेगा? हाँ, पता नहीं चलेगा। राइट, नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट अ प्रॉब्लम। तो यस, ऑब्वियस बात है। तो ये जर्नी जब आपके साथ रही, मतलब जब आपने ड्रॉप लिया, तो एक प्रॉब्लम आई होगी, एक मेंटल प्रॉब्लम, मतलब होता है ना कि यार ड्रॉप ले रहे हैं, घर वालों का प्रेशर कि यार क्यों ड्रॉप ले रहे हो, ऑलरेडी आप आईआईटीज में कर रहे हो, तो वो आप किस तरीके से हैंडल किए? सर मेरी मदर को तो बहुत बुरा लग रहा था। लाइक उन्हें ये था कि एक डिग्री, एडिशनल डिग्री बहुत बड़ी बात है, वो भी आईआईटी से। लाइक बीटेक में तो नाम आ नहीं पाया था, आईआईटी में एमटेक में आ गया तो सर। लेकिन सर मैंने कन्विंस कर लिया कि नहीं, मेरे को ये करने दो, मैं इसमें अपना इस बार रिजल्ट आ जाएगा मेरा। मैं दिसंबर तक सर कॉन्फिडेंस आ गया था कि इस बार गेट में पहले से तो बेटर हो ही जाएगा। तो सर इसलिए मैंने बस जैसे जैसे मम्मी को कन्विंस कर ही लिया कि मुझे इस बार ड्रॉप करने दो और मैं पक्का इस बार गेट में ले आऊंगा नंबर। नहीं, वही तो देखो, हमेशा हम वो लोग बोलते हैं इट्स कॉल्ड द मैटर ऑफ कॉन्फिडेंस। आप कितना कॉन्फिडेंट हो अपने कॉन्सेप्ट्स को लेके, कितना कॉन्फिडेंट हो कि मैं अच्छा कर सकता हूँ, यही सब कुछ मैटर करता है। बिकॉज कोई भी यस आप सर। एग्जाम लिखते हो, अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हो ना, तो आपको कोई हरा नहीं सकता, भले पेपर कितना भी टफ आ जाए। आपको पता है कि व्हाट इज द पीस सिचुएशन, जहाँ पे आप हर कोई पॉइंट को आप हैंडल कर सकते हो। तो ये बहुत फर्क पड़ता है यार, मतलब दैट मेंटल पीस जो आपके अंदर है, अगर वो आप अपने आप को समझा लिए हो कि भाई ऐसा होना है, साइकोलॉजिकल अपने आप को समझा लियो, तो आप कोई भी चीज हैंडल कर जाओगे। तो मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा। देखो, आप जानते होगे, मैं मोस्टली अपने क्लास में बच्चों को बोलता हूँ कि अगर आपका रैंक 700, 800 या 900 है, तो आप एक बार फिर से ट्राई करना बनता है, राइट। तो आप इसको कितना सही मानोगे? क्योंकि यार देखो, एवरीवन हैज इट्स ओन प्रोस्पेक्ट। मेरा अपना प्रोस्पेक्ट है कि मैं मानता हूं कि एक बार तैयारी अच्छे से बनती है। अगर आप 4th ईयर में हो अभी, और जस्ट अभी पास आउट हो के आप अगले साल तैयारी करना चाहते हो, या अगले साल आप एमटेक के लिए जाना चाहते हो, राइट, आप एमटेक ज्वाइन करना चाहते हो और अगले साल आप लिखना चाहते हो एग्जाम, तो विल इट बी एडवाइजेबल? लाइक आई एम टेकिंग ऑन अ जनरल बेसिस, मैं एक्सेप्शनल की बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो एमटेक करके एमटेक भी कर रहे हैं और तैयारी भी कर रहे हैं, गेटिंग द गुड रैंक ऑल्सो। बट मैंने जितना अभी तक अपने कैरियर में देखा है, 100 में से 2%, 3% ऐसे बच्चे होते हैं जो दोनों अच्छा करते हैं, राइट। यस सर। यस सर। तो व्हाट इज योर कॉल ऑन दिस कि शुड द स्टूडेंट who want to go for the MTech next year, and that they should want to go for the PSU next year, or want to go for the government job, maybe AE job in the central or state, क्या उनको कहीं अभी ज्वाइन करना चाहिए या ड्रॉप लेके तैयारी करनी चाहिए? सर वैसे तो ये देखिए एज पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि आपको पता है हर पीएसयूज और एई जेईई एग्जाम में एज फैक्टर होता है। पर अगर जैसे हम इसी साल पास आउट हुए हैं, या अगले साल, या मान लीजिए जैसे या लास्ट ईयर मेरी तरह कोई पास आउट हुआ है, तो वो एक चांस ले सकता है कि घर पे बैठ के तैयारी करना, क्योंकि वो कोई ऐसे बहुत बड़ा फैक्टर नहीं रहेगा। एक साल हमारी लाइफ का अगर इस प्रिपरेशन में जा रहा है और अगले साल रैंक आ जाते तो ये वर्थ इट रहेगा। पर हाँ, अगर किसी की जैसे 24-25 एज हो जाती है, तो आई गेस उन्हें एमटेक के लिए चले जाना चाहिए, क्योंकि क्योंकि अगर उनका पीएसयू निकलता भी है तो भी फिर बहुत सारी पीएसयू में तो एज की वजह से ही निकल जाएंगे, नेग्लेक्ट हो जाएंगे। राइट। तो आपको लास्ट ईयर कोई पीएसयू का कॉल नहीं आया था जब आप 278 रैंक स्कोर सर किए थे? सर इंटरव्यूज कॉल तो मुझे आईयूसीएल में आई थी एंड बीआरसी में आई थी, एंड दोनों में नहीं हो पाया था।
Okay, मतलब you got the interview call from the BARC and IOCL IOCL, but इंटरव्यू फाइनल आपका नहीं हुआ, मतलब ऐसा है कि नहीं कॉल हुआ, आ जाता है कॉल ना, आ गया था। कॉल आ गया था। IOCL ने तो सर इस बार काफी ज्यादा बुला लिए थे, हाँ, क्योंकि उनके पास वैकेंसीज लास्ट ईयर काफी ज्यादा थी, वैकेंसीज काफी ज्यादा थी। हाँ राइट, तो इसलिए उन्होंने कॉल आई थिंक 700 800 रैंक तक भी किया है लास्ट ईयर। हाँ सर, उन्होंने काफी बुलाया था। हाँ, तो ओके, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो कुछ एडवाइस जो आप अपने जूनियर्स को देना चाहोगे, अपने जो आपके फ्रेंड्स है जो इस बार फिर से ट्राई करेंगे, उनको देना चाहोगे ताकि दे कैन स्कोर बेटर नेक्स्ट ईयर? सर एडवाइस यही रहेगी कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो कोशिश करो कोई ना कोई आपके साथ सीरियस एस्पायरेंट हो, और ताकि आप अगर कभी आप डाउन हो तो वो आपको मोटिवेट कर सके, और कभी वो डाउन हो तो आप उसे मोटिवेट कर सको, क्योंकि सर बहुत बड़ा फैक्टर था मेरी प्रिपरेशन जर्नी में। लाइक मेरे 2 फ्रेंड थे, निखिल और निशांत, बहुत सर उन्होंने मोटिवेट किया है मुझे। एंड दूसरी एडवाइस ये रहेगी कि सर गेट थ्योरी एग्जाम नहीं है, तो जितना पोर्शन उसमें थ्योरी आता है अगर वो आप नेग्लेक्ट भी कर दोगे तो भी आप आराम से 90 प्लस स्कोर कर, क्योंकि मैक्सिमम 10 मार्क्स की थ्योरी आती है सर। एमएसक्यू मतलब ऑब्वियसली इंट्रोड्यूस हो गया है, पर वो भी सर इस बार जो हमारा एमएसक्यू आए थे वो भी काफी न्यूमेरिकल पार्ट थे, लाइक आपको न्यूमेरिकली सॉल्व करने थे। तो न्यूमेरिकल पे अगर हम ध्यान देंगे और उसके लिए बेस्ट है टेस्ट सीरीज, लाइक टेस्ट सीरीज को सर नेग्लेक्ट करना ऑप्शन ही नहीं है। हर चीज का ऑल्टरनेटिव हो सकता है, लाइक कोई स्टूडेंट शॉर्ट नोट्स का ऑल्टरनेटिव ले सकता है कि नहीं मैं फुल नोट्स ही पढ़ सकता हूँ, मेरी कैपेसिटी बहुत तेज है पढ़ने की, पर टेस्ट सीरीज का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है सर। कम से कम उन्हें जितनी ज्यादा टेस्ट सीरीज वो कर सकते हैं और जितनी जल्दी शुरू कर सकते हैं वो कर देनी चाहिए, उसका वेट ना करें, जैसे ही Right. सब्जेक्ट खत्म हो तुरंत टेस्ट सीरीज। And any word from the for the Unacademy team, that is Unacademy Gate C team, जो आप देना चाहोगे? सर मतलब आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट इतना कुछ प्रोवाइड कर रहे हो, लाइक इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। लाइक मैंने खुद फ्री ऑफ कॉस्ट इतना सब कुछ पढ़ा है और इतना सब कुछ मतलब क्रैश कोर्स, और उसने तो सर बहुत ज्यादा हेल्प करी है मेरी। तो मतलब अगर ऑब्वियसली सर बहुत सारे फैक्टर होते हैं, पर अगर ये फैक्टर नहीं होता क्या पता मैं ये रैंक अचीव भी नहीं कर पाता। तो बहुत बड़ा मतलब मेरे तो दिल से थैंक्स है अनअकैडमी को। Our pleasure, dear, and most probably we will be targeting more such results next year. यस And सर, yes, we will be doing it. That's not a big deal because हम लोग day and night we are working on these things only कि कंटेंट को बेस्ट टू बेस्ट कैसे बनाया जाए। आपको यस याद हो सर, चाहे हम 2 साल पहले भी जब ज्वाइन किए थे तो हमने ये प्रॉमिस किया था कि यार यू कैन ट्रस्ट अस and that trust will be blind. You don't have to worry about anything. So yes, we will be continuing this. So thank you so much, वर्धन, फॉर ज्वाइनिंग दिस, वर्धन, एंड आई होप कि आपका फ्यूचर और ब्राइट हो, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए जल्दी से जल्दी आप ज्वाइन करो, एंड विल बी कनेक्टिंग वेरी सून अगेन। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर।